दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। मनाली की वो वादियाँ जहाँ हर इंसान अपने जीवन काल में एक न एक बार जाने की इच्छा ज़रूर रखता है, और रखे भी क्यों ना। है ही इतनी सुंदर जगह कि हर कोई उसकी खूबसूरती देख हर साल लाखों की भीड़ में वहाँ छुट्टी मनाने पहुँच जाता है। यही वजह थी कि मनाली की सुंदरता के चर्चों को सुन रेहान और उसके दो दोस्त वसीम और गौतम मनाली के स्टेशन पे खड़े चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। ये तीनों लड़के जो अभी कॉलेज स्टूडेंट थे, मनाली घूमने आए थे। जिनमें सबसे बड़ा रेहान, जिसने बदन पे ब्लैक जैकेट और सर पे एक विंटर कैप पहन रखी थी, और जिसको उसकी उम्र से ज़्यादा चीज़ों को सोचने समझने की काबिलियत हासिल थी। और वहीं वसीम जो स्वभाव से अधिक गुस्सैल था और ज़्यादातर शांत रहना पसंद करता था। और तीसरा दोस्त गौतम हुडी पहने सिगरेट के छल्ले बनाए जा रहा था। रेहान अब जाना कहाँ है? एक तो तू अचानक हमें यहाँ ले आया कि मनाली जाएंगे, और यहाँ आके बस चाय पिए जा रहा है, गौतम कहता है। अरे यहाँ तक आए हैं तो देखते हैं कहाँ जाना है, रेहान कहता है। तो ये क्या बात कर रहा है? तू हमें यहाँ लाके बोल रहा है कि देखते हैं कहाँ जाना है, वसीम नाराज़ होते हुए कहता है। वसीम की ये बात सुन रेहान कहता है, यार यही तो एडवेंचर है। प्लानिंग करके तो बच्चे आते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हम इस खूबसूरत जगह पे रैंडम ट्रिप करेंगे, रेहान कहता है। रैंडम ट्रिप की भी तो कोई जगह होगी ना, गौतम कहता है। जगह तो नहीं सोचा है कुछ, लेकिन कोई तो ऐसी जगह होगी हमारे लिए, रेहान कहता है। भाई जगह बहुत है, चल किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, गौतम कहता है। रेहान और गौतम की बातों को सुनता हुआ वसीम जो सिगरेट पिए जा रहा था एकदम से कहता है, नगर महल चलें। नगर महल का नाम सुन रेहान और गौतम जो लगातार एक दूसरे से बातें कर रहे थे एकदम खामोश हो वसीम की तरफ देखने लगते हैं। वसीम की बात सुन रेहान कहता है, रैंडम ट्रिप का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं भी चले जाएं। रेहान की बात सुन गौतम कहता है, हाँ रेहान सही कह रहा है, ये सब तेरे लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन हम यहाँ घूमने आए हैं और मैं और रेहान उस जगह पे नहीं जाएंगे। अरे नगर महल के बारे में ये सब बातें लोगों ने बना रखी हैं, वो भी तो टूरिस्ट प्लेस है, वसीम कहता है। टूरिस्ट प्लेस वो सिर्फ दिन में है, रात में वहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। और उस महल में जो एक अंग्रेज़ों का परिवार रहता था, उनकी मौत के बाद वो जगह आज तक बंद है। लोग सिर्फ बाहर से उस महल को देख के वापस आ जाते हैं, रेहान कहता है। अरे यार हम लोग यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे ना, तो चलते हैं। आखिर चल के कम से कम वहाँ ये तो देखें कि आखिर रात में वहाँ होता क्या है, कि यहाँ के लोग वहाँ जाने से क्यों डरते हैं, वसीम कहता है। वसीम की ये बात सुन रेहान और गौतम कुछ देर के सोच विचार के बाद कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे। अब तीनों का ये फैसला अब तीनों को नगर महल की तरफ ले जा रहा था। वो नगर महल जहाँ कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत से आर्मी लोगों के परिवारों ने कभी वहाँ बसेरा किया था, लेकिन उस महल में रह रहे परिवार के सदस्यों की मौत जब एक रहस्यमय तरीके से होने लगी तो उस महल को अंग्रेजी हुकूमत ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इसी बात से अनजान ये तीनों दोस्त जिन्होंने वहाँ जाने का फैसला ले लिया था। नगर महल उन वीरान पड़े पहाड़ी पे बना हुआ था जहाँ सिर्फ जंगल के जानवरों के सिवा रात में कोई नहीं होता था। अब तीनों दोस्त उस पहाड़ के नीचे खड़े थे जिस पहाड़ पे वो महल बना हुआ था। उस विशाल पहाड़ पे बने महल को तीनों दोस्त अपनी गर्दन उठाए देखे जा रहे थे, जो अब किसी खंडर की तरह नज़र आ रहा था। ये देख तीनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं। यार वसीम ये तो बहुत डरावना दिख रहा है, गौतम कहता है। हाँ डरावना तो है, लेकिन तभी तो मज़ा आएगा जब हम इस जगह के डर को महसूस कर पाएंगे, वरना एडवेंचर कैसा, वसीम कहता है। वसीम टैक्सी कर लेते हैं, रेहान कहता है। इन ऊंचे पहाड़ों पे टैक्सी नहीं जाएगी। और तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? वसीम हम डर नहीं रहे हैं, बस सावधानी बरत रहे हैं। और तू यहाँ का मंजर देख, शाम के 7 बजे ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बजने वाले हैं, रेहान कहता है। कुछ देर के खींचातानी के बाद अब सबने सहमति के साथ उस पहाड़ पे जाने का फैसला ले लिया था। तीनों पहाड़ के पथरीले चट्टानों पे अपने कदमों को जमाए ऊपर चढ़े जा रहे थे। पहाड़ का सन्नाटा और गहरा कोहरा पूरे पहाड़ में फैला हुआ था। कुछ दूरी के बाद सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से और ठंडी ठंडी हवाएं उस पहाड़ में एक मधुर सा गीत गाई जा रही थी।
पहाड़ की ठंडी हवा और घने कोहरे का सीना चीरते हुए अब वो तीनों पहाड़ के केंद्र पे पहुंच चुके थे। यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, मैं थक गया हूँ, गौतम कहता है। गौतम को घुटने के बल झुका हुआ देख वसीम कहता है, ठीक है, थोड़ी देर हम यहाँ बैठ जाते हैं। रेहान 3 सिगरेट जला ले, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। पहाड़ की ऊंचाइयों में तीनों बैठ अब उस रात की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हुए सिगरेट पिए जा रहे थे। तीनों कुछ देर आराम करने के बाद फिर से पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे और कुछ देर की चढ़ाई के बाद अब वो वहाँ पहुँच चुके थे जिसके लिए वो इतने ऊंचे पहाड़ पे आए थे। और अब तीनों महल के पास पहुँच चुके थे और जब उन तीनों की नज़र उस महल पे पड़ी तो वो उस महल को देखते रह गए। उन्होंने देखा कि उस बड़े से दिखने वाले महल की खिड़कियों से रोशनी बाहर के बगीचे तक फैली हुई थी। ये देख तीनों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वसीम, यहाँ तो कोई रहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये महल कई सालों से बंद पड़ा है, गौतम कहता है। गौतम की ये बात सुन वसीम और रेहान गौतम को देखने लगते हैं कि तभी रेहान कहता है, ठीक है, चलते हैं यहाँ से, कोई देख लेगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रेहान और गौतम जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि वसीम बोलता है, यार हम इतनी दूर इसलिए थोड़ी आए हैं कि यहाँ से आके लौट जाएं। चल के देखते हैं ना कि कौन रहता है यहाँ। यार ये तो क्या बात कर रहा है, कोई हम अपने घर में क्यों आने देगा, रेहान कहता है। अरे वहाँ जाके बोलेंगे ना कि रूम चाहिए, अगर मना कर दिया तो वापस आ जाएंगे। वसीम की ये बात सुन रेहान और गौतम उससे सहमत हो जाते हैं और छोटे छोटे कदमों के साथ उस जगमगाते हुए महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। झाड़ियों से होते हुए वो तीनों दोस्त अब उस महल के लोहे के गेट के पास पहुंच जाते हैं। गेट के दोनों तरफ लाइट बल्ब लगे हुए थे जो रात में रोशनी का काम कर रही थी। और अब वो तीनों उस बड़े से गेट को देख महल की तरफ आगे बढ़ते हैं और महल के मेन दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वसीम, तू गेट की घंटी बजा, गौतम कहता है। गौतम की बात को मान वसीम गेट की घंटी बजा देता है, लेकिन घंटी की आवाज़ सुन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था कि तभी रेहान कहता है, चल वसीम, यहाँ से निकलते हैं, लगता है सब सो गए हैं। अरे रात के 8 बजे कौन सोता है। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से गेट खुल जाता है। गेट के खुलने की आवाज़ सुन तीनों खामोश हो गेट की तरफ देखने लगते हैं। तो वो तीनों क्या देखते हैं कि गेट पे कोई नहीं था। गेट पे किसी को ना पा अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि तभी रेहान कहता है, चलो यार यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ वसीम, चलते हैं, रेहान सही कह रहा है, गौतम वसीम के पास जाते हुए कहता है। यार तुम लोग ऐसे क्यों डर रहे हो, मुझे लगता है ये गेट ऑटोमेटिक है, इसलिए खुल गया होगा, चलो अंदर चल के देखते हैं। वसीम की हर बात मान वो दोनों और वसीम घर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही तीनों जब उस महल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत ही आलीशान बना वो महल लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था। ये खूबसूरत घर देख गौतम कहता है, दोस्तों घर सच में किसी महल जैसा ही है, तभी शायद इसका नाम महल है। हाँ गौतम, बात तो तू सही कह रहा है। उस सुंदर से दिखने वाले महल की सैर तीनों कर ही रहे थे कि किसी के पैरों की आवाज़ सुन तीनों शांत एक जगह को पकड़ खड़े हो जाते हैं कि तभी वो क्या देखते हैं कि एक सुंदर से दिखने वाली औरत उनके तरफ एक खूबसूरत सी मुस्कान लिए उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ये देख तीनों अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी वो औरत जिसने किसी दुल्हन जैसा लहंगा पहना हुआ था और होठों पे लाल लिपस्टिक लगा रखी थी और उनसे पूछती है, कौन है आप लोग और आप मेरे घर में क्यों आए हैं। औरत की बात सुन वसीम कहता है, मैम हम होटल ढूंढ रहे थे तो हमारी नज़र इस बंगले पे गई तो हमें लगा कि ये कोई होटल है, इसलिए हम यहाँ आ गए। नहीं, ये कोई होटल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज रात यहाँ रुक सकते हैं, इस घर में बहुत सारे कमरे हैं। औरत की ये बात सुन रेहान कहता है, नहीं मैम, हम तो होटल समझ के यहाँ आए थे, लेकिन ये तो घर है, हम कहीं और रात गुजार लेंगे, रेहान कहता है। रेहान की ये बात सुन वसीम तुरंत बोल पड़ता है, मैम आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आज रात हम यहीं रुक जाएंगे और सुबह होती ही यहाँ से निकल जाएंगे। वसीम की ये बात सुन औरत एक अजीब सी मुस्कान लिए उन तीनों को देखने लगती है और कहती है, चलिए मैं आप सबको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए। अब औरत और तीनों दोस्त उस औरत के पीछे पीछे जाने लगते हैं कि तभी रेहान वसीम का हाथ पकड़ कहता है, ये तू क्या कर रहा है, मुझे यहाँ सब अजीब लग रहा है। अरे तुझे क्या दिक्कत है, इतने बड़े महल में तुझे रात सोने को मिल रही है, चुपचाप पीछे पीछे चलता रहे। अब तीनों दोस्त उस औरत के पीछे चले जा रहे थे कि तभी रेहान कहता है,
मैम, इतने बड़े घर में कोई और दिख नहीं रहा है, कहीं गए हैं क्या सब? रेहान की ये बात सुन औरत एकदम चलते चलते रुक जाती है और बिना मुड़े कहती है, हाँ, रात के 2 बजते ही सब आ जाएंगे। ये बात सुन रेहान फिर से वसीम के पास जाते हुए बोलता है, वसीम, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलते हैं यहाँ से। रेहान की बातों को नज़रअंदाज करता हुआ वसीम उस औरत के पीछे चले जा रहा था और गौतम चुपचाप वसीम की बातों को मान कमरे की तरफ बढ़े जा रहा था। उस दुल्हन से दिखने वाली औरत ने अब उन तीनों को उनके कमरे के पास ला खड़ा कर देती है और कहती है, ये रहा आप तीनों का कमरा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेड के बगल में फ़ोन रखा है, कॉल कर दीजिएगा। कमरा दिखाने के बाद वो औरत अब तीनों को अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है कि तभी रेहान औरत के जाते ही वसीम से बोलता है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? क्या तू नहीं जानता यहाँ के बारे में कि यहाँ कितनी सारी मौतें हो चुकी हैं और तू अपनी जिद में हमें इस हवेली में रुकने के लिए मजबूर कर रहा है? रेहान की बात को सुन वसीम कहता है, एक तो मैंने तुम लोगों के रुकने का इंतजाम कर दिया और ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही नाराज हो रहे हो। क्या तू कभी इतने आलीशान घर में रुका है? नहीं ना, तो एंजॉय कर और कल तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। वसीम के गुस्से को देख रेहान अब अपने गुस्से को काबू कर बोलता है, एक बात बता, इतने बड़ी हवेली में एक अकेली औरत हमें क्यों रुकने को बोल रही है? और तू इस कमरे को देख, इतना आलीशान कमरा है, लेकिन जैसे हम 3 हैं वैसे इस कमरे में 3 बेड हैं। वो चाहती तो हमें सिंगल कमरा भी दे सकती थी। कभी एक कमरे में 3 बेड देखे हैं क्या तूने? छोड़ना यार, आज रात की तो बात है, ज़्यादा टेंशन मत ले। और मुझे आ रही है नींद, मैं चला सोने। चल गौतम, अपना बेड चुन ले। रेहान को पीछे छोड़ वसीम और गौतम अपना बेड चुन अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। दोनों को बिस्तर पे जाते देख अब रेहान भी अपने बिस्तर पे चला जाता है और कमरे की लाइट बंद कर देता है। और कुछ देर के बाद वसीम और गौतम के खर्राटों की आवाज़ आने लगती है, लेकिन वही रेहान जिसको नींद कहाँ आने वाली थी उस हवेली में। इसलिए तो रेहान अपने माथे पे हाथ दिए बस छत की दीवारों को देखे जा रहा था। और कुछ देर के बाद अब रात का प्रकोप भी अब रेहान पे पड़ने लगा था। रेहान की आंखें अब भारी हो चली थीं और देखते ही देखते रेहान भी अब नींद से सो चुका था। अब रात का वो पहर आ चुका था जब रात अपने चरम सीमा पे होती है और कुछ ही देर के बाद रेहान अपनी करवट बदलता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा उसे घूर रहा है और ये महसूस कर रेहान अचानक से अपनी आँख खोल इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जब अपने पास किसी को नहीं पाता है तो रेहान उठ के बैठ जाता है और वसीम और गौतम को देखने लगता है। तो रेहान देखता है कि दोनों आराम से सो रहे होते हैं और फिर से रेहान अपने बेड पे लेट जाता है। अभी कुछ समय ही बीता था कि रेहान को पानी की प्यास लगने लगी थी। तो रेहान बेड से उठ बिना लाइट जलाए नीचे सीढ़ियों से होता हुआ लिविंग रूम में पहुंच जाता है। लिविंग रूम में पहुंच रेहान क्या देखता है कि पूरी हवेली में लाइट नहीं थी और अब बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उस धीमे पीले लौ की रोशनी में रेहान पीने का पानी ढूंढने लगता है। पानी की तलाश करता हुआ रेहान वहां पहुंच जाता है जिधर एक बड़े से शीशे की बनी खिड़की जिससे मनाली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसमान में चांद को साफ देखा जा सकता था। और ठीक उस खिड़की के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। उस हिलती हुई कुर्सी को देख रेहान के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि कुर्सी हिल क्यों रही है। और रेहान धीरे धीरे उस हिलती हुई कुर्सी की तरफ बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे रेहान उस कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वो साफ साफ देख सकता था कि वही घर की मालकिन उस कुर्सी पर तन्हा बैठी हुई चांद को देखे जा रही थी। ये मंजर देख रेहान बोल उठता है, मैम, मुझे प्यास लगी है, पीने का पानी मिल जाएगा? लेकिन कुर्सी पे झूला झूलती वो औरत रेहान की बात का कोई जवाब नहीं देती है। अपनी बात का कोई जवाब ना पा रेहान धीरे से होता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अभी रेहान उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि वो झूलती हुई कुर्सी एकदम से हिलना बंद कर देती है। ये देख रेहान भी अपने कदमों को रोक लेता है। क्या ढूंढ रहे हो? औरत की आवाज़ सुन रेहान महसूस करता है कि इस बार औरत की आवाज़ कुछ अलग थी कि तभी रेहान बोलता है, मैम, वो मैं पानी ढूंढ रहा था। ये सुन औरत कहती है, आओ, मेरे पास पानी है। औरत के बुलाने पर रेहान धीरे धीरे कदमों के साथ उसकी कुर्सी के पास जाने लगता है और पास पहुंच क्या देखता है कि एक भयानक चेहरा जिस पे कीड़े मकोड़े
उस औरत के चेहरे पे चल रहे थे और वो औरत उसे देख मुस्कुरा रही होती है। ये देख रेहान चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है और सीधा अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। वसीम और रेहान को उठाने के लिए भागता हुआ रेहान कमरे में पहुँच जाता है कि तभी उसकी नज़र वसीम और गौतम के बेड पर पड़ती है। तो वो क्या देखता है, वसीम और गौतम के शरीर के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। कहीं पे दोनों की गर्दन पड़ी हुई थी तो कहीं पे हाथ पैर, सब तरफ शरीर के हिस्से खून से लथपथ फैले हुए थे। ये डरावना मंजर देख रेहान की सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। पानी नहीं चाहिए? ये आवाज़ सुन रेहान अपनी गर्दन धीरे से पीछे की तरफ घुमाता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। वहाँ किसी को ना पा रेहान भागता हुआ गेट की तरफ जाने लगता है। भागता हुआ रेहान जब उस महल के लिविंग एरिया में पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वो महल अब पहले की तरह नहीं था। जो हवेली किसी महल की तरह दिखाई पड़ रही थी वो अब खंडर नज़र आ रही थी। बड़े बड़े बेलों से घिरा वो घर जहाँ कुछ नहीं था, सब तबाह बर्बाद नज़र आ रहा था। अब रेहान समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि इतने में वो देखता है कि एक अंग्रेज़ का 7 साल का बच्चा खिलौने से खेलता हुआ लिविंग रूम में घूम रहा था और एक अंग्रेज़ औरत उस बच्चे के पीछे पीछे जा रही थी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। ये सारा मंजर देख रेहान अब समझ चुका था कि जो किस्से कहानियाँ यहाँ के बारे में मशहूर थी कि यहाँ अंग्रेज़ों का परिवार रहता था, उसकी आत्मा आज भी इस महल जैसे दिखने वाले घर में भटक रही है। अब वो औरत जिसका चेहरा अब हड्डियों में तब्दील हो चुका था, ठीक अचानक से रेहान के सामने आ जाती है और उसके सामने हंसे जा रही होती है कि तभी वो औरत रेहान की गर्दन को जा तोड़ देती है और उसका मांस खाने लगती है। इसी के साथ रेहान, वसीम और गौतम उस महल में अपनी जान गंवा देते हैं और वो महल जिसमें अंग्रेज़ों की आत्माओं का बसेरा था, इस बात का प्रमाण बन जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बातें आत्माओं के बारे में कही जाती है वो सब झूठ है।